हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। सईद नकवी साहब से इस बार बहुत ही अहम बात ये करनी है कि आखिर G20 में क्या कुछ होने जा रहा है। आपने अब से पहले बताया था हमारे चैनल पर कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद उस किस्म के इशारे बीजिंग से भी और नई दिल्ली से ये आ चुके हैं कि वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब भी शायद कहीं कोई सस्पेंस है, उस पर हम बात करेंगे। अब से पहले हम बता चुके हैं कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन और मोदी जी ही दोनों एक तरह से बड़े लीडर्स के तौर पर इसमें उभर करके आएंगे। उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा लीबिया और इजराइल के बीच में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने, अब्दुल हमीद दबीबे ने, उस मिनिस्टर को सैक किया। लेकिन उससे कुछ घंटे पहले एक प्राइवेट जहाज भी तुर्की जाने के लिए उनके लिए तैयार हुआ। कुछ लोगों का इल्जाम है कि प्राइम मिनिस्टर ने ही अपने सिक्योरिटी एडवाइजर्स के जरिए वो जहाज भी मुहैया कर दिया ताकि वो मुल्क छोड़ करके जा सकें। मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट इतने जोरदार शुरू हुए, शायद उसका सामना करने की हिम्मत प्राइम मिनिस्टर में नहीं है। ये आखिर क्या है? इजराइल हर जगह कहीं ना कहीं परत दर परत नीचे मिलता है। क्या होता है उधर? सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशें, जिसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को एक तरह से रिश्वत दे करके पटाया जा रहा है, ये खबर भी सामने आ चुकी है। क्या कुछ है ये इजराइल का मामला? इन पूरे मुल्कों में सब में कोशिशें जो हो रही हैं। विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं, वो लीबिया में जनवरी इसी साल में होकर के आए थे। उस वक्त कहते हैं कि दबीबे तैयार हो गए थे इजराइल के साथ नॉर्मल करने के लिए ताल्लुकात, लेकिन अब उन्होंने इससे कदम पीछे हटा लिया है। उसके अलावा 2011 में जब लीबिया की कई मुल्कों की हुकूमतें गिरी, जिसमें मिस्र, टूनिशिया और लीबिया के प्रेसिडेंट को तो बाकायदा एक बहुत ही गैर मामूली तरीके से, गैर इंसानी तरीके से कत्ल किया गया कैमरे के सामने। वो क्या कुछ था? उस पर 2011 के जो वाकयात थे, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है, उसके बारे में सईद नकवी साहब का क्या नजरिया है वो हम समझेंगे बहुत ही। और लेबनान में भी, लेबनान में ईरान और अमेरिका का एक तरह से कंपटीशन है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर विजिट करके गए हैं, और उसके फौरन बाद अमेरिका के एनवॉय आए हैं। उनका कहना है कि इजराइल और लेबनान के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे वो हल कराना चाहते हैं। ईरान ने खास साफ तौर पर कहा है कि हम लेबनान को हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। वहां वो कंपटीशन क्या है? ये सब बहुत ही अहम इश्यूज हैं। दुनिया के हालात को समझते जाएंगे, अपने यहाँ के हालात को समझना आसान हो जाएगा। ये मैं अक्सर अपने दर्शकों को कहता हूं। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को बहुत आप बहुत वक्त दे शुक्रिया। देते हैं। आप क्या कहते हैं, G20 में क्या कुछ होने जा रहा है? ये 20 का 18 रह जाएगा, 17 हो जाएगा? क्या मतलब क्या होगा? सबसे कौन? पहले तो G20 में खुद मेरी क्रेडिबिलिटी लाइन पे है। हम्म। मैंने ये तखमीना लगाया, पहले ही से मैं जान रहा था कि पुतिन का ना आना तो मालूम था कि वो नहीं आएंगे, और ये भी मेरा अंदाजा था कि शायद शी जिनपिंग इन वजूहात से ना आए। यानी बाली में जो समिट हुई G20 की, फिर जोहान्सबर्ग में ये ब्रिक्स की मीटिंग हुई, उस हर जगह एक अंदाजा ये हुआ कि जो हिंदुस्तान और चीन की कशीदगी है बॉर्डर पे, उसकी बुनियादी अप्रोच जो है वो समझ ली जाए। वो ये है, चीन, और ये चीन आज पहली दफा नहीं कह रहा, ये डेंग सियाओपिंग जब आए वहां पे, बरसर उनके सुप्रीम लीडर हुए, जिन्होंने की ये 4 मॉडर्नाइजेशंस और बिल्कुल ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, जिसकी वजह से चीन इतनी बड़ी इकोनॉमिक कुवत बन गया कि 800 मिलियन लोगों को वो भुखमरी और गुर्बत से निकाल के यहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि अब वो मुल्क
अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। तो उनकी एक कहना था हिंदुस्तान के बारे में कि देखिए बहुत से झगड़े ऐसे होते हैं जो कि तारीखी होते हैं, और उनमें अगर हम जूझ जाएं तो और चीजों में हम आगे न बढ़ेंगे। वो उसमें हम बात करते रहे, फ्यूचर जनरेशन भी उन झगड़ों को निपटाने में लग सकती है, तब तक हम और आप अपने बायलैटरल हम रिश्तों को हमवार करें, आगे ले जाएं। अब यहाँ है क्या कि कोई तब से लेकर अब तक 150 बिलियन का ट्रेड चल रहा है चीन के साथ, लेकिन ये है कि साहब एक कशीदगी है, तो एक पॉलिटिकल कशीदगी है, और इक्तिसादी तौर से उनके बहुत पेनिट्रेट कर चुके हैं वो हमारे यहाँ। अमेरिका में तो नहीं है, यहाँ भी मसलन कि भाई हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का दुनिया में चर्चा है, लेकिन उसके 70% इंग्रेडिएंट्स चीन से आते हैं। ट्रेड यहां से, मैं आपको एक दिलचस्प वाकया बताऊं चीन और हिंदुस्तान का। शंघाई में अभी कोई कई कई बरस हो गए कि शंघाई में गया, तो जब जाते हैं तो उसमें बहुत ही खामोशी के साथ चाइनीज खाना हम लोगों को सर्व कर दिया गया। उन्हीं का चाइना का फ्लाइट थी, एयर चाइना कुछ ऐसा। लेकिन जब वहां से वापस आ रहा था तो उस हवाई जहाज के अंदर हल्दी की खुशबू, क्योंकि सब हिंदुस्तानी वापस आ रहे थे और उन्होंने रिक्वेस्ट कर रखी थी, साहब बहुत दिनों से हमें अच्छा हिंदुस्तानी खाना नहीं मिला, फ्लाइट में हमें मिल जाए। तो और सब बिजनेसमैन छोटे छोटे अब चीन के उन इलाकों में ट्रेड कर रहे हैं जहां आदमी पहुंच नहीं सकता, लेकिन वहां जाके ये है हिंदुस्तान की सलाहियत ट्रेड के मामले में। जुबान नहीं जानते भाई काम कैसे किया होगा, बहरहाल ये सब चल रहा है। और ये उन दिनों में ट्रेड कम था। अब यही लोग, हमने एक साहब से पूछा, हमने कहा भाई आप लोग इतने बहुत सारे आ रहे हैं वापस, तो हर रोजाना फ्लाइट पे आते हैं ऐसे ही, ये कैसा चल रहा है ये हमारा ट्रेड चीन के साथ? तो वो नशे में थे, इसकी वगैरह ज्यादा पी ली, घर वापस आ रहे हैं तो खुश थे। और उन्होंने कहा कि मिस्टर नकवी, एवरी नशे में तो खैर लहरा के उन्होंने कहा कि एवरीथिंग ऑन योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो इन 5 years टाइम विल बी चाइनीज। वो इस वक्त से बयान कर रहे थे जैसे चीन उनका मुंह बता है, लेकिन उनका दरअसल उनका मतलब मकसद ये था कि भाई देखिए हम धंधे वाले लोग हैं, हमारे जहां आमदनी होती है वहां जाते हैं। तो ये है कि सब कुछ आपके बदन में जो आप पहने हुए हैं ये सब चीज ही होगा। तो ये एक तरफ वो था, एक तरफ यहाँ बॉर्डर इशू। यानी अब रियलिटी क्या है, यानी सरकार की पोजीशन ये है कि जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आप फला जगहों से इतना हट जाए, और उसमें 10 बखेड़े अगर आप नहीं हल करना चाहते तो 10 इश्यूज खड़े किए जा सकते हैं। अगर आप हल करना चाहते हैं तो वही डे शॉपिंग की लाइन, मुझे तो भाई समझदारी की बात मालूम होती है, इसमें चलता रहेगा। आप और बाकी एरियाज में अपने बायलैटरल रिश्ते, बिल्कुल यही एक जमाने में पाकिस्तान के साथ कहा जाता था कि भाई आप कश्मीर का मसला पेचीदा है, लेकिन और जगहों पे अगर रिश्ते बढ़ाए जाएं तो उसमें भी एक पक्ष थी कि साहब नहीं ये भी नहीं, तो ना ये पसंद ना वो पसंद। अब हो ये रहा है कि हमारे उनके कमांडर्स को ये कहा गया कि अब आप मिलिए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी को, उसमें जहां जहां उनके उनके फौजी हैं, हमारे फौजी हैं, कहां से हम खिंचे, कौन सी लाइन जो है, कौन सा एरिया नो मैन लैंड बिल्कुल मान लिया जाए, वगैरह वगैरह। उसमें 2-3 जगह हैं जहां पे गैप है कि हम यहां तक मान गए हैं,
वो यहां तक माने, तो इसको ब्रिज कैसे किया जाए? मेरा अपना कहना यह है कि अगर आप इसमें जूझे रहेंगे तो आप इसका मतलब ये चाहते नहीं है कि रिश्ते हमवार। मेरा कहना है कि ये इसमें 10 पेच आ सकते हैं, यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में 10 पेच आ सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये बात समझ में आती है, अगर आपको हमवार करने हैं रिश्ते, अब उसमें क्या पेच आ गया था? अगर हम हमवार करना भी चाहें तो हम, हमारे बहुत अजीज तरीन दोस्त वॉशिंगटन डीसी में जितने भी हैं वो हमारे दोस्त, यहां तक कि ट्रंप साहब से तो इतनी दोस्ती हो गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, कि अगर आपको याद हो 2019 में जब हाउडी मोदी एक एक जलसा किया गया था ह्यूस्टन में, तो वहां ये भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, ट्रंप भी आए थे, उनके गले में इन्होंने हाथ डाला, इलेक्शन होने वाला था वहां 2020 का। तो उस वक्त इन्होंने बयान दे दिया कि साहब अब की बार ट्रंप सरकार। अब वो 2020 का इलेक्शन आया और 2020 के इलेक्शन में ट्रंप नहीं आए, मुकदमे उसके ऊपर चलाते रहे कि इन लोगों ने बेईमानी की, ये अभी चल रहे हैं, वो किस्सा अभी गया नहीं। तब तक बाइडेन आ गए थे। यहाँ परेशानी ये हुई कि भाई इन्होंने तो ये कह दिया है, अब बाइडेन आएगा तो वो तो भाई बदला लेगा, वो तो ये जानते नहीं है कि ममालिक के खुद जैसे हिंदुस्तान के इतना रेंज ऑफ इश्यूज, उसमें ये हमारा सेल्फ इंपॉर्टेंस है, हम समझें कि वो इसी में वो जूझे हुए, उनका उनका उनकी नजर उनके सेल्फ इंटरेस्ट पे, ये नहीं कि आपने हाउडी मोडी और उसमें उस ह्यूस्टन के उस फंक्शन में क्या कहा था। इस वक्त हालात ये है कि उन्होंने अपना टेंशन जो है, उनको डर है कि चीन कुछ कुछ बरसों में, अभी तक इकोनॉमी तो उसकी हमारे बराबर तकरीबन आ गई है, पूरी नहीं है लेकिन तकरीबन आ गई है, वो चैलेंज कर रहा है और मिलिटरीली भी कर सकता है। उसकी रूस की जो दोस्ती हो गई है कि ये फ्रेंडशिप विदाउट एनी लिमिट्स, इसके भी एक कुछ पहलू है। तो वो एक चारों तरफ से एक कोalition बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के खिलाफ एक इंसर्कलमेंट चारों तरफ हो जाए। एक इशू उन्होंने उठा लिया है, जैसे रूस के साथ यूक्रेन मिल गया, वैसे चीन के साथ तो ताइवान वाले मामले को उछालना चाह रहे हैं। और हर तरफ से यह है कि हिंदुस्तान जो है, क्योंकि इतने 1000 किलोमीटर की बॉर्डर है, दो बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन अब चीन की पॉपुलेशन से ज्यादा हो गई है, लेकिन यहाँ के भी इकोनॉमिक हालत हो रही है क्योंकि चीन वाली वो हमसे कई गुना 4-5 गुना ज्यादा है अभी आगे। तो इनको, हमें ये लालच दी जाए कि भाई हम तुमको वहां तक ले आएंगे और तुम हमारे साथ हमारे अलायंस में आ जाओ। अब अलायंस से हम लोग घबराते हैं, इत्तेफाक से पुरानी आदतें पड़ जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू के जमाने से भाई अलायंसेस के तो खिलाफ पूरा नॉन अलाइन मूवमेंट खड़ा हुआ, तो लफ्ज अलायंस से हमें गुरेज, लेकिन उसकी जगह हम ये कहते हैं कि पार्टनरशिप हो सकती है। अगर पार्टनरशिप हो सकती है तो उसमें क्या बुराई, क्या है? बुराई ये है, वो कहते हैं तो उनकी आदत है एक हेजमोन की तरह, यानी आप अगर उनसे दोस्ती करें और जंग हो जाए तो वो ऊपर से ओवरऑल वो करेंगे, आप आपके प्यादे चलेंगे, आपके हवाई जहाज उड़ेंगे। अगर ये हमें करना है तो उन प्यादों की, उन इन्फेंट्री की और उनके जो ये कैवलरी है, इन सब के पीछे लीडरशिप कौन लेगा? वो कहेगा हमारे रास्ते हम। नकवी साहब, मैं G20 पर थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जी जी जी, क्या आप क्या बिल्कुल। हाँ, क्या उम्मीद है, G20 में क्या होने वाला है? देखिए, होने वाला ये कि G20 2007 में जब इकोनॉमिक हालात बहुत खराब हो गए थे, तो इसलिए था कि हम लोग
कोऑर्डिनेट, और उन दिनों में ये था कि वेस्टर्न ममालिक और उनके कुछ सीधा सीधा लोग, सिलेक्टेड लोग, जिनको कि आप इनकार नहीं कर सकते, वो इक्तिसादी हालात में, ट्रेड में किस तरह से कि दुनिया को खींच के ले जाएं, वहां पे कोई स्ट्रेटेजिक मामला नहीं था। यानी ये G20 का जो आईन है उस हिसाब से महज इकोनॉमिक इकोनॉमीज कि हम कैसे एक दूसरे की मदद करें, हम लोगों में गुर्बत कैसे कम करें, हम लोगों के एम्प्लॉयमेंट अपने अपने मुल्कों में कैसे बढ़ाएं, ये हमारे मसले। लेकिन इस वक्त जो G20 के और लोग हैं, या मसलन अमेरिका, उनके मसले जो है वो है सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स। मसलन इस वक्त भी अभी प्रेशर ये है कि आप यूक्रेन का नाम डाल दीजिए उसमें। यूक्रेन का नाम कम्युनिके में अगर आ जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये कि यूक्रेन में जंग हो रही है, ये तो नहीं हो। यूक्रेन में किसने जंग शुरू की, वो ये चाहते हैं कि आप कहीं ये ले आए कि जिसमें आप रूस को ब्लेम कर दें। अच्छा, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने पोजीशन एक ले रखी है कि इसमें यूक्रेन के मामले में हम न्यूट्रल हैं, हम नहीं कहते, हम उनको भी कंडेम नहीं करते, हम आपको भी कंडेम नहीं करते, हम जानते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि हमें एक तो रूस ने कंसेशनल रेट्स पे तेल, ऐसा गैस, हाइड्रोकार्बन इतने कंसेशन पे दे रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो हम उसको तो छोड़ नहीं सकते। लिहाजा हम इस पोजीशन पे हैं कि हम इधर से भी लें और उधर से भी लें। वो एक पुराने जमाने में क्या किस्सा होता था कि अ मंकी बिटवीन टू कैट्स, हम दो बिल्लियों के बीच में थोड़ी सी रोटी इधर से लो, थोड़ी सी रोटी इधर से। वो हालात तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम दोनों तरफ गेंद उछाले हुए। अब ये वो कह रहे हैं कि अच्छा, ये महज मल्टीलैटरल विजिट अब नहीं रही, यानी यहाँ पे 20 ममालिक के लीडर्स आएंगे और अपनी अपनी बात करेंगे न, उसमें एक वन मोर इक्वल अदर ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। वो कौन? वो है बाइडन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्यों? एक तो उनका अमेरिका का रुतबा G7 ही में बहुत ज्यादा था, सबसे ऊपर है वो, वही जंग चला रहे हैं। कोई किसी में दम नहीं है कि वो मना कर दे कि साहब हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है, कोई नहीं कह रहा। यूरोप में तो एक तो वो वैसे ही उनका रुतबा है। अब सोने पे सुहागा ये कि यहाँ की पे जब वो आएंगे तो वो महज और सब लोगों की तरह नहीं है, वो बाकायदा स्टेट विजिट होगी। बाकायदा वो 4 दिन के लिए हिंदुस्तान में रहेंगे। यानी 2020 में यहाँ जब क्लिंटन आए थे तो 5 दिन रहे थे। वो एक पहला ये 5 दिन यहाँ रहे और वापस जाते हुए 5 घंटे वो पाकिस्तान रुके और वहां परवेज मुशर्रफ को डांटा फटकारा और आगे कारगिल की वजह से। यहाँ पे ये है कि आप 4 घंटे यहाँ, 4 दिन हम रहेंगे, तो लीजिए अब इनका रुतबा रह के वो क्या मांगेंगे भाई? ये आर्म ट्विस्टिंग होगी, ये डिफेंस में हमारे उनके एग्रीमेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि ये पर्दा सीमी पे आपको नहीं दिखाई देंगे। ये बहुत ही टेक्निकल चीजें जो कि टॉप सीक्रेट खुफिया हैं, वो इनको अभी जून की विजिट में जब ये वाशिंगटन गए थे मोदी जी, तो उनको प्रॉमिस कर दी गई थी। हालांकि आप एलाई नहीं हैं, लेकिन हम आपको एलाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये था खेल। क्या है कि एक तरफ आप ब्रिक्स के हैं जो कि हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ आप क्वाड के भी हैं। ब्रिक्स में सबसे आगे आगे चीन है, उसके साथ है यहाँ। क्वाड जो है वो चीन के खिलाफ एक तंजीम है, जो जापान, हिंदुस्तान, बरतानिया और अमेरिका, ये तो आप इधर भी हैं उधर भी। होने वाला ये है
कि धीरे 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 आप ये बैलेंस कब तक करेंगे। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पे अपने प्रेफरेंसेस दिखाए बगैर एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप इसके हैं कि उसके हैं। यानी अच्छा 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 मैं नकवी साहब। इसलिए आ रहा हूं G20 पे हाँ कि हाँ। यहां पे अब ना आने की वजह सी जिनपिंग की ये हो सकती थी, क्योंकि मेरा तखमीना है कि भाई 2-3 दफे हमारे स्पोक्समैन ये कहते हैं कि हम तकरीबन अग्री कर रहे हैं, और वही फिर कह देंगे। तो इतनी बड़ी मीटिंग में हम भी होंगे, उधर से अमेरिका का प्रेसिडेंट भी आएगा और तमाम लोग होंगे, तो ये रिपीट करने से और पता नहीं ट्रीटमेंट क्या हो, क्योंकि आप उस वक्त चाहेंगे कि आप अमेरिका को खुश करें, तो क्या वो ये कैलकुलेट करें कि यहां न जाएं तो होस्ट को फायदा है। होस्ट जो है वो इस वक्त नहीं चाहता कि हम जाएं। वो आएगा तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो अगर मोदी जी से के बराबर, मोदी जी के ऊंचा नहीं तो मोदी जी के बराबर तो है अपने रुतबे में, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ये सब कैलकुलेट करके। और रॉयटर्स की एक खबर भी आई, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया ऑफिशियल सोर्सेस को कोट करके कि ये वहां के प्राइम मिनिस्टर आएंगे और ये नहीं आएंगे। आरटी न्यूज पे मैंने चेक किया, वहां मालूम हुआ कि यही है। तो पूरा अच्छा मैंने अच्छा अंदाजा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज जो बीच में मेरे जहन में सवाल आया वो ये कि आमतौर पर ये समझा जाता है, जो न्यूट्रल सोच के लोग हैं, कि अमेरिका या इस जैसी ताकतें मुल्कों में आपस में, पड़ोसी मुल्कों के बीच में टकराव की हालत रखते हैं ताकि उनका कारोबार चलता रहे, हथियारों का भी, दूसरे कारोबार भी। इसमें अगर भारत के दो पड़ोसियों को देखा जाए, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, भारत को और पाकिस्तान को तो दूर रखने में कामयाब एक तरह से नजर आता है अमेरिका, अगर हम उस थ्योरी पर चलें। लेकिन भारत और चीन को दूर रखने में कामयाब नहीं। उस कामयाबी के ना होने के सबूत के तौर पर ये, जैसा कि आपने कहा कि तिजारत बहुत बेइंतहा बढ़ रही है दोनों मुल्कों के बीच, और दूसरा सबूत यह कि मोदी जी ने खुल करके कह दिया कि ना कोई आया है, ना किसी ने कब्जा किया है। तो चीन के मामले में भारत का ये रवैया, तो क्यों अमेरिका भारत और चीन को उतना दूर नहीं कर पाया जितना वो पाकिस्तान और भारत को दूर करने में कामयाब? देखिए, ये जितने आप इश्किया नॉवेल्स पढ़िए, उनमें एक ट्रायंगल आता है। एक खातून होती है, दो उसके आशिक होते हैं, और वो किस तरीके से कौन दूसरे को कैसे न्यूट्रलाइज करता है, वही तकरीबन इसको टीएन कॉल, जो यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, हमारे सफीर थे वॉशिंगटन में, बरतानिया में, मॉस्को में, बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट थे, अब नहीं रहे। वो कहते थे, इसका एक फ्रेज इस्तेमाल करते थे, टैंटलाइजिंग ट्रायंगल। यानी ये जो हिंदुस्तान, वॉशिंगटन, चीन, क्योंकि फर्ज कीजिए कि हम करीब आने लगे, तो वहां के लोग, अभी एशली टेलिस बहुत बड़े थिंकर हैं और बहुत एडवाइस किया है उन्होंने, हिंदुस्तान की सरकार, इनके जयशंकर साहब के बहुत दोस्त हुआ करते थे पहले, उन्होंने अभी मजमून लिखा फॉरेन अफेयर्स में कि अमेरिका ने गलत बेट लगाई है, हिंदुस्तान जंग में अमेरिका की मदद करने नहीं आएगा चीन के साथ। साफ साफ, फॉरेन अफेयर्स बहुत बड़ी मैगजीन है, तो उनको ये शक है कि ये नहीं आएगा। अब यहां शक क्या है, ये एक शेर है मजाज का, वहां मेरी सदाकत पर है शुबहा, उधर मेरी सदाकत पर है शुबहा, और इधर भी बदगुमानी कम नहीं है। यानी अभी हाल में क्या हुआ कि जैनेट येलेन, जो कि उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी है अमेरिका की, वो जनाब आली बीजिंग गई, और वो अभी आई थी और धूल जमी नहीं थी जमीन पे कि उनके कॉमर्स सेक्रेटरी, वो चली गई, बातें हुई, और उसके बाद जनाब बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी चले गए बीजिंग। तो भाई ये क्या हो रहा है? यानी ये
तुम इनसे कशीदगी है या कि दोस्ती कर रहे हो भाई। तो जो कुछ लोगों ने, एक प्रोफेसर है रिचर्ड वुल्फ अमेरिका में, उनसे पूछा गया कि इसके क्या मानी है, उनका इसके मानी है वॉशिंगटन में केओस। कोई क्लियर पॉलिसी है ही नहीं, ये एक तरफ ये हो रहा है और दूसरा वॉशिंगटन व्हाइट अच्छा हाउस अच्छा 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 अच्छा, इसे आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ केओस है या चीन की बढ़ती हुई ताकत को तस्लीम करना है? क्या मतलब दोनों में से क्या हो सकता हम किस हद तक उसको कंटेन कर सकें, किस तरह हद तक उसको महदूद कर सकें इस ताकत को, लेकिन ये कि हम उसके बगैर नहीं जिंदा रह सकते, ये वहां की थिंकिंग, यानी इक्तिसादी हालात हमारे, अगर चीन की इकोनॉमी ढा गई तो हम भी ढा गए, ये एक दिमाग में वहां लोगों के आ गया है, उनके बगैर नहीं। तो बकायदा आप ये तो देख रही है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, नकवी साहब हमारे सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी बफेट, वॉरेन बफेट, वे सब बीजिंग में बैठे हुए हैं, कह रहे भाई तुम लोग क्या पॉलिसी चला रहे हो, अमेरिका के हित की बात करो। ये तो नकवी साहब, वक्त हमारे पास कम रह गया है। मिडिल ईस्ट का एक बड़ा वाकया हुआ है पिछले हफ्ते के इजराइल और लीबिया के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई रोम में, जिसके लिए कहा जा रहा है कि इटालियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया था। अब जब खबर सामने आई तो उसमें लीबिया में बहुत प्रोटेस्ट हुए, फॉरेन मिनिस्टर को सैक कर दिया गया और वो फरार होकर के तुर्की पहुंच गई। अब आप इसको, यानी एक मुल्क है जो रिकॉग्नाइज नहीं करता इसराइल को, उसकी फॉरेन मिनिस्टर 1 घंटे तक मुलाकात करती है। ये इत्तेफाकी मुलाकात नहीं हो सकती और दोनों तरफ से ये इशारे आ चुके कि ये शेड्यूल्ड था, लेकिन लीबिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, वो तो उन्होंने अपने आप किया और हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसको ये हॉबनॉबिंग जो है, सीक्रेट रखो नहीं रखो, ये क्या कुछ है? आपने इसराइल को और इस इलाके को काफी नजदीक से देखा। देखिए, पीठ पीछे लिबिया के लोगों के से छुपा के, क्योंकि जो लोग वहां लाए जा रहे हैं, भाई ये नेटो की बॉम्बिंग के बाद वहां जो कुछ हो रहा है, तो उसमें अमेरिका का हाथ आप देखें और नेटो का हाथ आप उसमें देखें। और नेटो क्या चाहेगा कि इसराइल से झगड़ा होता रहे। भाई गद्दाफी को हटाया क्यों गया? इसलिए हटाया गया कि वो शुरू से एक तो अफ्रीकन ममालिक को कंसोलिडेट कर रहा था, कि भाई डी डॉलराइजेशन की बात उसने सबसे पहले की थी, और ये कि फलस्तीनी इशू जो है इसको छोड़ो मत, ये उसका कहना था। तो उसको हटाना था, किसी तरह से वो हटाया गया, तो हटाया गया आखिर में। ऐसे आपने देखा कि आधी स्क्रीन पे हिलरी क्लिंटन थी टेलीविजन के, और आधी स्क्रीन पे वो चीख रहा था और उसको नाइफ, यानी उसको बाकायदा सॉडोमाइज किया गया छुरी से, और इधर ये खड़ी हुई है और कह रही है कि मैं क्या करूं, आई केम, आई सॉ एंड ही डाइड। यानी इस कदर इबरतनाक तस्वीर थी वो, और दुनिया इतनी बुरी लग रही थी उस वक्त कि बताइए। उस वक्त ये फॉरेन सेक्रेटरी थी अमेरिका की, ओबामा के सेकंड टर्म की, ये आलम था। तो वहां अमेरिका है, और ये कि इब्राहिम अकॉर्ड्स क्या है, ये है भाई किसी तरह से इसराइल को नॉर्मलाइज होने दो। लोग जो नॉर्मलाइज करने में हिचकिचा रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ तुम फलस्तीनी इशू को सॉल्व करो, हमारे तुम्हारे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये है, वहां ये ट्रायंगल है, फलस्तीनी, इसराइल और अरब। अरब्स अभी तो, जब अमेरिका का सोल सुपर पावर था, यानी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जमाने में, तब तो वो एक इशारे पे सबके सब बैठ जाते थे। लेकिन अब वो भैया की वो हालत नहीं है, अब उनकी चौधराहट जो है वो चल नहीं रही है। तो अब ये है कि भाई सब अपने अपने पत्ते खुद खेल रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने ईरान से रिश्ते कायम कर लिए हैं, और इस तरह से वो खुल के कोई दुश्मनी नहीं बोल ले रहा है, लेकिन ये कि हम अब अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करेंगे। अब उसमें ये है कि भाई हमें और अरब मुल्कों के साथ भी रहना है। ये अरब वर्ड जो है इसको भी आपको समझना पड़ेगा गाजी साहब, हमारे अभी जीसीसी, महज जीसीसी अरब नहीं है।
ये महेश अभी जी तक देखिए। एक इतना। जी जी जी, वो सिर्फ चलते चलते, चूंकि आपके पास भी वक्त कम है, और एक आखिरी में मैं समझना चाहता हूं कि अरब के बहुत ही मारूफ जर्नलिस्ट हैं, लंदन में रहते हैं, रायल यौम अखबार के एडिटर हैं, अब्दुल बारी अतवान। उन्होंने लिखा है कि जब ये 2011 में अरब स्प्रिंग आई तो वो उन हुकूमतों को निशाना बनाया गया जो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना नहीं चाहते थे, और लीबिया उसमें सरफहरिस्त था। उसमें एक बात और उन्होंने याद दिलाई है कि उस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी, वो और उनके राइट हैंड मैन बर्नार्ड हेनरी लेवी, वो थे जिन्होंने बाद में अपने मेमोयर्स में लिखा कि जो भी गद्दाफी के बाद सरकार आएगी वो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करेगी। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको, आपकी मेरे ख्याल लीबिया में को। उसमें उसको ये एक स्ट्रेट लाइन में वो अरब स्प्रिंग का खेल नहीं हुआ। अगर आपको किस्सा याद हो, देखिए उस वक्त तक था क्या, जितना वेस्टर्न जायनिस्ट अमेरिकन, यानी किसिंजर तक उन्होंने कहा था पैलेस्टीनियन इशू कोई इशू है ही नहीं, अब तो डिवाइड हो गई है अरब वर्ल्ड शिया सुन्नी में। यह है दरअसल। अच्छा, तो 2011 में अगर आपको याद हो, मरहूम किंग अब्दुल्ला सऊदी अरेबिया के, इनके इनके चचा मोहम्मद बिन सलमान के चचा, वो जनाब जर्मनी के अस्पताल से निकले और उन्होंने देखा कि साहब मेरा अजीज दोस्त हुस्नी मुबारक खत्म और जैनुल आबदीन बिन अली ट्यूनीसिया से गायब। तो उसने कहा कि देखो, सबसे पहले उस सांप का सर काटो। उनके लिए सांप क्या था? इस ईरान। ये अब किंग अब्दुल्ला द लेट, वो। और ये कि अब कोई शेखडम और कोई किंगडम, उसको अब खतरा नहीं होगा। ये था कि भाई अब बादशाह तमाम हिल गए थे कि ये क्या हो रहा है, लोग, जनता आ जाएंगी और सिंहासन खाली करो, जनता आती है, ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा। उसने उनके कहने पे, और इसके साथ तमाम इंटरेस्ट मिल गए। ये हुआ कि सबसे पहले जो शिया आर्क बना है उसको तोड़ो। और शिया आर्क में क्या, किसको कहते थे? ईरान, हिजबुल्ला, सीरिया, और ये न जाने क्यों हमास को जोड़ देते थे उसमें। अरे भाई, हमास तो टोटली मुस्लिम ब्रदरहुड की चीज है, बिल्कुल 100% सुन्नी है, खालिस। लेकिन उसको, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक लाइन बनानी थी जो कि, जिसका कि उसमें उसमें इसराइल इस्तेमाल कर सके। उसमें इराक भी शामिल था, मैं समझता हूँ, सद्दाम हुसैन के बाद वाला। इराक उस जमाने में नहीं था। हम्म, इराक तो, इराक पे तो हमला करके ऑक्यूपाई कर रखा था इन लोगों ने, जी जी। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। सिस्तानी साहब का रोल था। लेकिन ये हुआ कि पहले बशर अल असद को गिरा लो। जैसे तुमने सद्दाम हुसैन को गिरा लिया है यहाँ, तो वैसे ही वहां बशर अल असद को गिरा लो। तो एक मोहरा गिरा, अब आगे हमारे आया हिजबुल्लाह, उसको गिराया। अब अगला दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया, वो है तेरा। ये था 2015 में वहां आ गए रूसी। उन्होंने सारा खेल इनका कर दिया उल्टा सीधा, और वो एक अलग झगड़ा हो गया। और अभी तक बशर अल असद जो है अपनी जगह महफूज है। तो वो स्कीम जो है वो रद्द हो गई। ये सही है कि अगर जो अब्दुल्ला ने जो खेल किया था, उसमें यही था कि जो उनके खिलाफ थे, भाई इनकी तो कद्दाफी से बड़ी रकाबत थी। उसने तो इनको कल्ब, यानी कुत्ता, कह दिया था बाकायदा एक फोरम में, कल्ब, यानी ये एक मीटिंग में। और जरा उसने कहा हम तुमसे बदला लेंगे बाकायदा। इस हद तक टेंशन था कद्दाफी में और लेट किंग अब्दुल्ला में और सऊदी अरेबिया। तो इनका भी ये था कि इसको खत्म करो, उसको खत्म करो। उसमें तमाम लोग इंटरेस्ट आ गए, तमाम इसमें बर्लस्कोनी साहब आ गए। आने उसने बेचारे ने कह दिया था भाई तुम्हारा न्यूक्लियर मामला है, ये लो सारे डिटेल्स हम तुमको बता देते हैं, हमारा कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है। हाँ, अब नहीं मान गए लोग।
लेकिन था क्या था कि उनके तेल है, ऑयल है, तो लिहाजा पहले यूरोपियंस ने वो शुरू किया। और मुझे याद है अभी तक इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून में कार्टून में एक छतरी लगी हुई है, तो समंदर के सी बीच पे कुछ यूरोपियन ग्रैंडीज बैठे हुए हैं और वो कंपारी पी रहे हैं, और इतने में अंकल सैम आते हैं उधर से, और अंकल सैम की वही चुकी दाढ़ी है, वही हैट, तो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहां आग लगी हुई, जाके बुझाओ। आग कहाँ लगी हुई है? लिबिया में। यानी शुरू इन लोगों ने किया, फिर अमेरिका से कहा कि भाई इसको तुम मैनेज करो, नेटो वेटो तब आए। उस वक्त नेटो में ये मीडिया पहले इस्तेमाल किया जाता था। ये मैं प्रोग्राम आपके साथ आइंदा करूंगा, मीडिया और नेटो, और ये जो अभी आजकल शिकायतें हो रही हैं कि वेस्टर्न मीडिया हिंदुस्तान को नेगेटिवली देखता है, इसके बारे में इंशाअल्लाह प्रोग्राम आप करिए और हम फिर बात करेंगे। जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। मुझे मालूम है कि आपको जाना है, कहीं वक्त की कमी है, और हमारा भी काफी बहुत ही डिटेल से आपने तफसील से इस कम वक्त के बावजूद आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।